गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारी क्लास में हम नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या होती है और नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन करने के पीछे विद्वान किस महत्व को इंगित करना चाहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ क्या है और एक जीवन विधि के रूप में मानवीय समुदाय किस प्रकार नगरीय अभिवृत्तियों के मध्य जीवन यापन करता है तथा इसकी विषय वस्तु क्या होगी, इस पर हम चर्चा कर चुके थे। अब हम नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री पर चर्चा करेंगे। नगरीय समाजशास्त्र की जो विषय सामग्री है, इसके संदर्भ में विद्वानों ने इसे अनेक भागों में बांटा और वो बताना चाहते हैं कि 7 भागों में विभाजित करके हम इसके सब्जेक्ट मैटर को एक आयाम दे सकते हैं। इसके पहले बिंदु के रूप में अर्बन इकोलॉजी, नगरीय पारिस्थितिकी। प्रमुख विद्वान पार्क एवं बर्गेस, ओडम, मैकेंजी ने नगरीय पारिस्थितिकी को नगरीय समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु के रूप में स्पष्ट किया है। इनका कहना है कि नगर में रहने वाले लोग, उनको कौन सी अवधारणाएं प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नगर की सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक व जनसंख्यात्मक जो विशेषताएं हैं, ये सब मिलकर एक अर्बन इकोलॉजी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर आर्थिक से अर्थ है कि नगर के लोग किस तरह के क्षेत्रों में अर्थोपार्जन करते हैं। क्या वो सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं, व्यापार को प्राथमिकता देते हैं, अथवा उन लोगों की जीवन शैली में किस प्रकार के तकनीक के माध्यम से धन संचय पर प्रवृत्ति है, उसको बचत के रूप में वो बैंकिंग क्षेत्रों का किस तरह उपयोग करते हैं, या हम यूँ कहें कि किन नवीन नवाचारों को प्रयोग में लिया गया है, ये अध्ययन की एक सामग्री के रूप में माना जाएगा। जनसंख्यात्मक विशेषताओं के अंदर हम देखते हैं कहीं जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कहीं मृत्यु दर, जन्म दर में अंतर पाया जाता है, प्रजनन दर, ह्यूमन इंडेक्स, ये सब ऐसे बिंदु हैं जो नगरीय पारिस्थितिकी को स्पष्ट करते हैं। संचार के साधनों का, नवाचार का, व्यवसाय की प्रवृत्ति का, लोगों के रहन सहन के स्तर का, वहाँ किस प्रकार की नागरिक सुविधाएं हैं, कानून किस तरह कार्य करता है, इन सब मुद्दों को लेकर हम अर्बन इकोलॉजी के संदर्भ में इसे विषय सामग्री के रूप में महत्व देंगे। फिर है अर्बन मॉर्फोलॉजी, नगरीय आकार की। यहाँ मॉर्फोलॉजी या आकार की शब्द की हम व्याख्या करें तो इसका अर्थ होता है आकार, कि इस नगर की संरचना का स्वरूप कैसे बनेगा। कुछ लेखक नगरीय स्वरूप शास्त्र के रूप में इसे स्पष्ट करते हैं। नगरीय आकारकी का संबंध उन सभी विषयों के अध्ययन से है जिनका संबंध नगर के आकार के साथ है, स्वरूप के साथ है, वहाँ जनसंख्या किस आकार में निवास कर रही है, गतिशीलता की प्रकृति कैसी है, औद्योगिक विकास किस स्तर पर होता है, वर्गों का विभाजन किस रूप में है और संगठन व नगरीय विविधीकरण के द्वारा उनके किस प्रकार के आयाम स्थापित होते हैं, इनको एक सब्जेक्ट मैटर के रूप में देखा जाता है। तीसरे बिंदु के रूप में अर्बन साइकोलॉजी, यानी नगर का मनोविज्ञान क्या है, लोग मानसिक प्ररचना के आधार पर किस रूप में नगर को समझते हैं, उनके क्या अर्थ निकाले जाते हैं, इसको देखा जाता है। नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री का एक पक्ष नगरीय मनोविज्ञान से संबंधित है। अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि नगरों को किसी विशेष क्षेत्र पर जनसंख्या के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता, बल्कि नगर अनेक मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का एक पुंज है। उदाहरण के लिए नगरीयता, नगरीकरण और नगरवाद इसी तरह की मनोवैज्ञानिक विशेषता कहलाती है।
इसी कारण नगर को अब जीवन के एक विशेष विधि के रूप में देखा जाता है और लुईस विर्थ ने नगर को निवास का एक विशेष स्थान न मानकर एक जीवन की विधि के रूप में परिभाषित किया है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस विद्वान ने नगर को आकार के आधार पर, विशेष विधि के रूप में व्याख्या करने के आधार पर या जीवन विधि के रूप में देखा। तो लुईस विर्थ का यहाँ पर रेफरेंस आएगा कि वो एक रहने का स्थान ही नहीं मानता, बल्कि वो वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की विधि के रूप में इसे परिभाषित करता है। यह एक ऐसी जीवन विधि है जिसमें विषमता पाई जाती है, औपचारिकतावाद पाया जाता है, रैली प्रदर्शन धरने के आधार पर प्रदर्शनवाद है, व्यक्तिगत स्वार्थों की बहुलता के कारण व्यक्तिवाद है, अस्थायी संबंध है, स्वार्थपरक संबंध है और आत्म केंद्रित जीवन की प्रधानता होती है। ये सभी ऐसी दशाएं हैं जिनका नगरीय समाजशास्त्र के साथ विषय सामग्री के रूप में महत्व होता है। चौथे बिंदु के रूप में नगरीय संस्थाएं, प्रत्येक समुदाय का जीवन की कुछ विशेष संस्थाओं से प्रभाव होता है। ये संस्थाएं प्रभाव डालती भी हैं और प्रभावित होती भी है। परिवार, धर्म, नातेदारी, सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था के रूप में कानून, पुलिस, शक्ति संरचना के रूप में परंपरागत रूप से शक्ति संरचना, चमत्कारी रूप से शक्ति संरचना, और इसे हम वैधानिक तार्किक आधार पे शक्ति संरचना के रूप में देख सकते हैं। नेतृत्व किस प्रकार का है, जाति की क्या भूमिका है, इन सामाजिक संस्थाओं का ग्रामीण जीवन की तुलना में किस प्रकार विशेष महत्व होता है, इस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय पर्यावरण में इन संस्थाओं और समूहों के बीच में किस प्रकार की अंतःक्रिया होती है और उससे संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, संस्था का अर्थ चिरकालीन लक्ष्यों को लेकर व्यक्तियों का जो संगठन कार्य करता है, विवाह, परिवार, नातेदारी, जाति, धर्म, इसी प्रकार की संस्थाओं की श्रेणी में आती है। पांचवें बिंदु के रूप में जब हम विषय सामग्री की चर्चा करते हैं तो नगरीय प्रक्रियाओं में, नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री में उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। नगरों में सामान्यतः सामाजिक परिवर्तन तेजी से होते हैं। लोगों के मध्य एक होड़ होती है, प्रतिस्पर्धा का माहौल पाया जाता है। कुछ विशिष्ट योग्यताएं अर्जित करने के बाद विशेषीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन प्रमुख विशेषता के रूप में निकल के आता है। इसके अलावा व्यावसायिक गतिशीलता, आदमी जो भी व्यवसाय में संलग्न होगा वो अपने व्यवसायों के मध्य इतना गतिशील है कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार वो चेंज करता रहता है। उदाहरण के रूप में बड़े बड़े नगरों में आपने देखा होगा कि लोग परंपरागत व्यवसाय के साथ साथ सीजनेबल व्यवसाय भी करने लगते हैं। जैसे गर्मी के दिन आए और अपनी दुकान के आगे उसने एक जूस काउंटर खोल दिया और एक लड़का रख दिया, जबकि उसकी स्पेयर पार्ट्स की शॉप हो सकती है, कपड़े की शॉप हो सकती है। उसने अपने बिजनेस को चेंज किया है। आर्थिक युग की इन अभिलाषाओं के मध्य, अपनी प्रत्याशाओं के मध्य संबंध बनाते हुए ये अपने बिजनेस को नया आयाम देने की कोशिश की है। कॉस्मेटिक वाले गिफ्ट आइटम रखने लग जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का नया नवाचार है। इसे हम व्यावसायिक गतिशीलता के रूप में देख सकते हैं। लोग अपने रोजगार में परिवर्तन कर देते हैं, सेवा क्षेत्र से व्यवसाय, व्यवसाय से सेवा क्षेत्र में परिवर्तन आता है। और यदि आर्थिक स्थिति निम्न हो जाए तो व्यक्ति एक श्रम के रूप में कार्य करने वाली इकाई के रूप में भी तैयार रहता है। इस तरह स्थानीय परिवर्तन, व्यवहार के नए ढंग और उन व्यवहारों को ग्रहण करने की मानसिकता, समायोजन करना और सांस्कृतिक मिश्रण की जो प्रक्रियाएं होती हैं नगरीय समाजशास्त्र में, इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करना इसलिए भी आवश्यक माना जाता है क्योंकि यही प्रक्रियाएं सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन में परिवर्तन की दशा पैदा करती हैं। छठे बिंदु के रूप में नगरीय व्याधि की है अर्बन पैथोलॉजी। देखिए, व्याधि शब्द यथा नाम तथो गुण, कोई प्रॉब्लम को बताती है,
किसी सिस्टम में कोई खामी है, जैसे हमारे शरीर के किसी अंग में कोई रोग हो जाए और उस रोग की वजह से पूरे शरीर की गतिविधि प्रभावित होने लगती है, वैसे ही हमारे शरीर रूपी समाज के अंदर कोई पार्ट, किसी भाग में कोई समस्या उत्पन्न होती है, विकार उत्पन्न होता है, व्याधि आने लगती है, तो पूरा का पूरा समाज उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अब ये व्याधि के तथ्य कौन से हैं? आज नगरों में हम देखते हैं कि नगर समस्याओं के केंद्र बनते जा रहे हैं। अपराध, बाल अपराध, श्वेत वसन अपराध, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, वैश्यावृत्ति, मद्यपान, पारिवारिक विघटन, प्रदूषण, गंदी बस्तियां, मानसिक रोग, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दुराचार, सांप्रदायिक तनाव और श्रमिकों का शोषण, ऐसी व्याधियां हैं, ऐसी समस्याएं हैं जो सामाजिक विघटन को उत्पन्न करती है। नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु में इन समस्याओं के अध्ययन को इसलिए भी सम्मिलित किया जाता है कि जिनके कारण समझकर इन समस्याओं के प्रभाव को कम किया जा सके। सामाजिक नियोजन की सफलता के लिए ऐसी समस्याओं के अध्ययन पर महत्व दिया जाता है। यहाँ मैं स्पष्ट कहूँ, अपराध का मतलब समाज की परिस्थितियों के अनुसार, देश काल परिस्थिति, कानून की प्रक्रियाओं के अनुसार वो व्यवहार जो जनहित के विरुद्ध माना जाता है अपराध की श्रेणी में आएगा। और सामान्यतः इस अपराध को करने वाला व्यक्ति सुनियोजित ढंग से अनजाने में या फिर होशो हवास में कर सकता है, और ये वयस्क जो करते हैं उसे अपराध की श्रेणी में माना गया है। उसी तरह का व्यवहार जो समाज विरोधी है, विघटन है, और करने वाला जो भी शख्स है, जो इकाई है, वो 14 साल से कम है या 16 साल 14 साल के मध्य है, या जो बच्चा है। अब मान लीजिए एक बच्चा भूख से तड़प रहा था, माता पिता उसके काम पे गए और वे किसी शॉप पे जाके कहे कि भैया मुझे ब्रेड का पैकेट देना, और ब्रेड का पैकेट लेने के बाद वो दूसरी किसी वस्तु की मांग करेगा, अच्छा वो दिखाना वो क्या चीज़ रखी है, और जो ही दुकानदार घूमा और वो ब्रेड का पैकेट लेके भाग गया, तो ये भूख से प्रभावित होकर उसने चोरी की है। ऐसी स्थिति में उसका मंतव्य किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाना नहीं, अपनी पेट की भूख मिटाना है, लेकिन ये बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। चाहे अनजाने में उससे अपराध हुआ हो, उसको एक बड़े वयस्क व्यक्ति की तरह दंड नहीं दिया जा सकता। श्वेत वसन अपराध के अंदर ऐसे लोग जो व्हाइट कलर क्राइम करते हैं, सफ़ेद पोश होते हैं, समाज की निगाह में ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं, नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े अधिकारी, जिनके एक सामाजिक वैल्यू है, लेकिन उन सफ़ेद कपड़ों के आड़ में, अपने नौकरी के आड़ में, अपनी प्रेस्टीज के आड़ में वो भ्रष्टाचार जैसे गलत कार्य को करते हैं। उनके दिमाग में अनैतिक कार्य करने की प्रवृत्ति होती है और वो सामाजिक विघटन उत्पन्न कर देते हैं। तो ये सफ़ेद पोश अपराध है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर दुनिया के सामने सफ़ेद कोट पहनकर, चोंगा पहनकर इलाज कर रहा है, और वही भ्रूण हत्या के कार्य में संलग्न है, पैसे लेकर लोगों को अबॉर्ट करता है, ये उनके गर्भ के अंदर नन्ही नन्ही कलियों को वो ऑपरेट करके निकालता है। तो ऐसी स्थिति में जघन्य अपराध की श्रेणी में होगा। इसे हम कहेंगे सफ़ेद कपड़े अपने पेशे की आड़ में उसने अपराध किया है। ये सब नगरों के लक्षण में माना जाता है। महिलाओं के संदर्भ में वैश्यावृत्ति, शराब से संबंधित मद्यपान, प्रदूषण, गंदी बस्तियां, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दुराचार, घोटाले, सांप्रदायिक तनाव, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो व्याधि के तथ्य की श्रेणी में आती है। सातवें बिंदु के रूप में नगरीय पुनर्निर्माण की बात होती है। इसका संबंध उन सभी प्रयत्नों के साथ है जिसके द्वारा नगरीय जीवन को अधिक स्वस्थ बनाने का प्रयत्न किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र एक व्यावहारिक विज्ञान है। इस रूप में नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी है, उपायों की खोज करता है, व्यावसायिक नीतियों के निर्माण में सहायता देता है तथा नगर नियोजन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। यह सभी ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनकी जानकारी किसी दूसरे समाज विज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाती। नगरीय समाजशास्त्र की इन 7 बिंदुओं के आधार पर हम विषय सामग्री को स्पष्ट कर सकते हैं जो आज ज्ञान की शाखा के अंतर्गत अनेक अध्ययन को महत्व देती है। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा का रूप परिवर्तनशील होता है। नगरों के पर्यावरण, नगरीय सामाजिक संरचना,
नगरीय समस्याओं के प्रति जैसे जैसे नवाचार के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से नॉलेज में वृद्धि होती है, नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु में उसी के अनुरूप परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है। यहाँ ये बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। किन सातों के अलावा भी कुछ चेंज हो सकता है। अब ये चेंज किस रूप में होगा? अब हम देख रहे हैं आज के समाज में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ने से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हम अपनी तरफ से एक बिंदु ऐड कर सकते हैं कि आज नगरीय व्याधि के पक्षों में विषय सामग्री के रूप में साइबर क्राइम को भी महत्व दिया जा सकता है। यानी लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं, लोग नई नई प्रकार की टेक्निक्स अपनाकर क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से हनी ट्रैप का नाम सुना होगा। इसमें कुछ ग्रुप ऐसे संचालित हैं जो महिलाओं की आड़ में, अश्लील चैटिंग की आड़ में, ध्येय प्रदर्शन की आड़ में जो उच्च प्रतिष्ठित लोग, उनको फंसाया जाता है, उनको उत्तेजित करके उनके इस तरह के एविडेंस लिए जाते हैं और उसके माध्यम से उनको ये ब्लैकमेलिंग की जाती है कि भाई अगर आप लोगों ने हमें इतना पैसा नहीं दिया तो आपकी क्लिपिंग्स हम आपकी सोसाइटी में वायरल कर देंगे, आपके परिवार के लोगों को दिखा देंगे। अब आप सोचिए, एक 50 से 60 साल का व्यक्ति जो इनका शिकार हो गया है, अपनी युवा पुत्री के सामने अपने अश्लील वीडियो अगर वो समाज में वायरल होते हुए देखेगा तो उसके लिए तो जीवन मृत्यु का प्रश्न है। ऐसी स्थिति में लाखों रुपए वो हनी ट्रैप प्रकरण में दे देता है। तो ये मुद्दे आज नगरीय व्याधि की समस्याओं के रूप में उभर कर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन्हें नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु बनाया जा सकता है। अब हम प्रश्न के अगले पार्ट में चलते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र की प्रासंगिकता क्या है और इसका महत्व क्या है, किस आधार पर इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो नगरीय समाजशास्त्र के महत्व का संबंध इन प्रश्नों से है कि परिवर्तन के वर्तमान युग में सामाजिक संबंधों को समझने के लिए नगरीय समाजशास्त्र की क्या आवश्यकता है, अथवा एक विशेष समाज या राष्ट्र के लिए इस विषय की क्या उपयोगिता है। आज विश्व के सभी देशों में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में तेजी से वृद्धि हो रही है। मसलन बड़े नगर महानगरों में, छोटे कस्बे नगरों में और गांव कस्बों में परिवर्तित हो रहे हैं। नगरों में लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र नगरीय विशेषताओं और नगरीय समस्याओं के प्रसार का केंद्र बनने लगे हैं और नगरीकरण के वृद्धि के फलस्वरूप सभी के ये आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे औद्योगिकीकरण, मशीनीकरण में वृद्धि होती है, नगरों का विस्तार होता है, तब ऐसे विज्ञान की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जिसकी सहायता से हम नगरीय समाजशास्त्र का समुचित सभी पक्षों का अध्ययन करें, उसको एक सही दिशा प्रदान करें। सच तो यह है, किसी आवश्यकता के फलस्वरूप नगरीय समाजशास्त्र का विकास हुआ है। विकसित देशों में आज नगरीय समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन नगर नियोजन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक संतुलित व्यवस्था के लिए समाजशास्त्र में इसका महत्व बढ़ा है और इस विज्ञान का महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि नगरीय जीवन में ह्यूमन इकोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर जैसी चीज़ें हैं, इनका अध्ययन समाज के प्रत्येक पक्ष की आकारिकी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे नगरीय समाजशास्त्र का विकास होता जा रहा है, इसके अध्ययन क्षेत्र का भी विस्तार होता है, इसके महत्व में वृद्धि होती जा रही है और विभिन्न समाजों में इसके संदर्भ में अलग अलग महत्व को हम देख सकते हैं। पहला बिंदु है हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स। अवधारणाओं के विकास में ये सहायक है। नगरीय जीवन से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसमें विशेष रूप से नगर, नगरीय समुदाय, नगरीयता, नगरीकरण, नगरीय पारिस्थितिकी, नगर नियोजन, ये जो कंसेप्ट हैं इनको समझने में नगरीय समाजशास्त्र का विशेष महत्व है। नगरीय समाजशास्त्र के द्वारा सबसे पहले नगर के क्षेत्र जनसंख्या के आधार को स्पष्ट न करके उसकी संरचना मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर
अध्ययन किया जाता है। लुईस विर्थ के शब्दों में नगरीयता को जीवन के एक विशेष ढंग के रूप में परिभाषित करके नगरीय मनोवृत्ति के आधार पर नगरों की प्रकृति को स्पष्ट किया। नगरीय समुदाय एक ऐसी अवधारणा है जिसको समझे बिना वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकते। अतः इस विज्ञान के द्वारा यह स्पष्ट हुआ है कि नगरीकरण का तात्पर्य केवल नगर के क्षेत्र का विस्तार होना नहीं है, बल्कि वास्तविक अर्थ में विशेष क्षेत्र में नगरीय मनोवृत्तियों का प्रसार होना है। नगर नियोजन की अवधारणा से नियोजनकर्ताओं को नगर के विकास की सही दिशा मिल सकती है। पारिस्थितिकी की जो अवधारणा एकमात्र जीव विज्ञान तक सीमित थी, उसे नगरीय परिस्थितियों के संदर्भ में स्पष्ट करने से नगर के पर्यावरण के प्रभावों को समझना अब आसान हो गया है। वास्तव में यह सभी नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित प्राथमिक अवधारणाएं हैं और इन्हीं की सहायता से नगरीय समुदाय को दूसरे समुदाय की तुलना में समझना संभव हो सका है। इसके महत्व का दूसरा बिंदु है नगरीय समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन। नगरीय समाजशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसकी सहायता से नगरीय जीवन से संबंधित समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव हो सका। जब हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो उस समय जो समाज था उसमें नगरों का तेजी से विकास हुआ। वहाँ के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं प्रभावित होने लगी। नगरों का आकार बढ़ने के साथ साथ कच्ची बस्ती की समस्या पैदा हुई। गंदगी बढ़ने से स्वास्थ्य की समस्या, प्रदूषण की समस्या, उद्योग के आने से जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण आने लगे और ये सभी विघटन के आधार बने। नगर विभिन्न प्रकारों के अपराध के केंद्र बन गए। नैतिक पतन तथा भ्रष्टाचार से संबंधित समस्या नगरीय जीवन का अभिन्न अंग बनने लगी। इसी आधार पर एफ.एल. हाउस ने लिखा है कि अमेरिका में नगरीय समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में विकसित किया जाने लगा जिसका मुख्य कार्य नगरीय जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करके उनके कारणों और प्रभावों के संदर्भ को देखना था। या मैं स्पष्ट कर दूं, समाजशास्त्र में दो बड़े संप्रदाय काम करते हैं, शिकागो संप्रदाय और फ्रैंकफर्ट संप्रदाय। शिकागो संप्रदाय का सीधा सीधा प्रत्यक्षतः संबंध अर्बन सोशियोलॉजी के साथ है, यानी नगरों के समाज का अध्ययन करने में इसकी विशेष भूमिका होती है। नगरीय समाजशास्त्र के विकास के फलस्वरूप सरकार और नियोजनकर्ता का ध्यान उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की समस्याओं की ओर जाना प्रारंभ होता है। उसी के कारण श्रम कल्याण के नियम बनते हैं, अधिनियम पास होते हैं और सरकारें अपना नैतिक दायित्व देखती हुई उन समस्याओं को न केवल निदान करती है बल्कि ज्ञान की शाखा के रूप में उसका विशेष योगदान देखा जाता है। तीसरे महत्व के रूप में हेल्पफुल इन टाउन प्लानिंग। यदि हम नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो नगर का विस्तार होने पर टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन कैसे होगा। नगर नियोजन को आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक नई भूखंड पर जो 4-5 बीघा का है कोई नई कॉलोनी बसेगी तो प्रॉपर वे में वहाँ पर सड़कें होंगी, पार्क होगा, पानी की व्यवस्था होगी, वहाँ एक ऐसा एरिया होगा जहाँ दुकानें बनेंगी। ये सब एक योजनाबद्ध तरीके से होता है और ये योजना बनने के पीछे एकमात्र कारण है नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन। नगरीय समाजशास्त्र समस्याओं के कारणों के आधार पर सिद्धांत या कार्यक्रम प्रस्तुत करे ऐसा ही नहीं है, बल्कि नगरों का विकास कैसे होगा, भीड़भाड़ के इलाकों से मुक्ति कैसे मिलेगी, जनसंख्या के घनत्व को किस तरह अलग अलग भौगोलिक आधार पर व्यवस्थित किया जाएगा, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार कैसे होंगे, इन सभी मुद्दों को ध्यान आकृष्ट करते हुए प्लानिंग की जाती है। चौथे बिंदु के रूप में शिक्षा प्रशिक्षण संबंधी महत्व। नगरीय समाजशास्त्र उन सभी लोगों के लिए एक उपयोगी विषय है जो नगरीय प्रशासन, नगरीय व्यवस्था व नगर सुधार से संबंधित अध्ययन करते हैं। यही कारण है कि अब विश्व के सभी विश्वविद्यालयों में अर्बन सोशियोलॉजी के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाने लगा है, क्योंकि आने वाला समय और वर्तमान समय नगर नियोजन से संबंधित है। अलग अलग प्रकार के स्थानीय स्वशासन, नगर निगम, प्रशासक, विभिन्न नागरिक संगठन
ज्ञान के अभाव में अनेक कठिनाइयों का अनुभव करते थे, लेकिन अब ऐसा प्रशिक्षण मिलने लगा है जिससे वे अपने कार्य को अधिक कुशलता के साथ पूरा कर सकें। नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न अनुसंधान कार्यों से बहुत से ऐसे तथ्य प्रकाश में आते हैं जो नगर के अधिकारी और विकास योजना से जुड़े कर्मचारियों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। नगरों में स्थापित विभिन्न बाल सुधार केंद्र, पुनर्वास केंद्र, औद्योगिक संस्थान और बाल न्यायालयों के कार्यकर्ताओं को इस शास्त्र के अध्ययन के द्वारा उपयोगी प्रशिक्षण समय समय पर प्रदान होता रहता है। पांचवें बिंदु के रूप में नॉलेज ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट। नगरीय समाजशास्त्र एक ज्ञान का ऐसा भंडार है जो लोगों को सूचना देने का कार्य करता है। इस प्रकार के दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस की जाती है कि वो लोग उस नगर के पर्यावरण को तार्किक रूप से समझ सकें। हाउस ने लिखा है कि नगरीय पर्यावरण से अनभिज्ञता व्यक्ति द्वारा नगरीय समस्याओं के समाधान का प्रयत्न करना उसी तरह का कार्य है जिस तरह दिशा के ज्ञान के बिना नाविक समुद्र में भटकते रहता है। नगरीय समाजशास्त्र के द्वारा ही नगर की उन आधारभूत विशेषताओं को समझा जा सकता है जो नगर के लोगों के पारस्परिक संबंधों, अंतःक्रियाओं की प्रकृति का निर्धारण करती है। नगर के विभिन्नता युक्त पर्यावरण में व्यक्तिवादिता, हित प्रधानता, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक विषमता, गतिशीलता, तार्किकता तथा गुमनाम जीवन, प्रदर्शनवाद ऐसी विशेषताएं हैं जिनके संदर्भ में नगरीय सामाजिक और आर्थिक संरचना को समझा जा सकता है। इन विशेषताओं को समझे बिना नगरों के जीवन में सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। छठे बिंदु के रूप में अंडरस्टैंडिंग नगरीय प्रक्रियाओं के ज्ञान के रूप में एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ को विकसित करना जो कहीं ना कहीं लोगों को यह जानने में सहायता प्रदान करे कि आधुनिक नगरीकृत समाज का विज्ञान क्या है। बर्गेल ने आधुनिक नगरीकृत समाज का विज्ञान नामक अवधारणा दी है जिसके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि आधुनिक नगरों में अनेक ऐसी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जिनका अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र की सहायता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, तार्किकतावाद ऐसी प्रक्रियाएं हैं। समाजशास्त्र में इन प्रक्रियाओं से परिचित कराकर नगर में व्यक्ति के पारस्परिक संबंध कैसे होंगे, लोगों की मानसिकता का स्तर क्या होगा और जैसे जैसे नगरों का आकार बढ़ता जाता है इन प्रक्रियाओं के प्रभाव में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। इसी आधार पर छोटे और बड़े नगरों में विभेद को समझा जा सकता है और यही वह आधार है जिसकी सहायता से एक विशेष श्रेणी के नगर के जीवन की अधिक संतुलित व्यवस्था को बताया जा सकता है। सातवें बिंदु के रूप में यह आधुनिकीकरण में सहायक है। वर्तमान नगरों की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोग परंपरागत जीवन को छोड़कर एक मॉडर्न वे में आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रक्रिया को हम नगरीकरण भी कह सकते हैं। इसका संबंध आधुनिकीकरण के संबंधित व्यवहारों के तरीकों को अपनाने से है। नगरीय समाजशास्त्र के ज्ञान से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिकीकरण का तात्पर्य वेशभूषा, खान पान, रहन सहन के तरीकों में परिवर्तन होना नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग नए विचार, व्यवहार के नए तरीकों को स्वीकार करने लगते हैं। जैसे शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ना, तर्क विवेक के आधार पर काम करना, पारलौकिक विश्वासों की जगह वर्तमान जीवन को अधिक महत्व देना, नई तकनीक को अधिक से अधिक काम में लेना, सामाजिक न्याय, समताकारी व्यवस्था में विश्वास तथा विभिन्न तरीकों से अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयत्न करना इस आधुनिकीकरण की कसौटियों में शामिल होता है। इसका तात्पर्य है कि नगर की सामाजिक संरचना को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के समझे बिना नहीं समझा जा सकता। नगरीय समाजशास्त्र
इन सभी दशाओं के प्रभावों को स्पष्ट करके नगरीय पर्यावरण को समझने में हमारी सहायता करता है। 8वें बिंदु के रूप में व्यावसायिक जीवन में नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन आज विशेष महत्व के हैं। नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न संगठन, विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने वाले विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर नियोजन विभाग और अनेक प्रकार की उत्तर संस्थाएं, परिवार नियोजन विभाग, जनसंपर्क, श्रम कल्याण, नगरीय सर्वेक्षण, ये जितने भी योजना आयोग की सेवाएं हैं, व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। जो नगरीय समाजशास्त्र के प्रशिक्षित होते हैं, स्नातकोत्तर स्तर पर नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन का महत्व बढ़ने के कारण शिक्षण संस्थाओं में भी ग्रामीण समाजशास्त्र का व्यावसायिक महत्व बढ़ा, साथ ही नगरीय समाजशास्त्र को महत्व दिया जा रहा है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आज ये वर्तमान जीवन में एक विशेष महत्व का बिंदु बन चुका है। इसी आधार पर हाउस व एंडरसन देखते हैं कि वर्तमान दशाओं में यह आशा की जा सकती है कि नगरीय जीवन तथा समस्याओं के अध्ययन के लिए नगरीय समाजशास्त्र जल्दी एक विशिष्ट विज्ञान का रूप ले लेगा। ग्रामीण समाजशास्त्र की तरह इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी और इसका संबंधित अध्ययन क्षेत्र विस्तार को प्राप्त करेगा। अब भारत के संदर्भ में नगरीय समाजशास्त्र का महत्व क्या है, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, उपयुक्त विवेचन के आधार पर हमने नगरीय समाजशास्त्र के सामान्य महत्व की विवेचना की, जो किसी न किसी रूप में विश्व के सभी समाजों पर लागू होती है। यदि हम भारत का संदर्भ देखें तो सन 1919 में विशेषज्ञ डॉक्टर पैट्रिक गिडिंग्स ने जब समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था, मूल रूप से वे एक नगर नियोजक थे, अर्थात अर्बन सोशियोलॉजी के विद्वान थे, और उन्होंने नगरीय समाजशास्त्र के महत्व को समझते हुए यहाँ अनेक प्रकार की सुदृढ़ व्यवस्थाओं को जन्म दिया। स्वतंत्रता के समय भारत की नगरीय जनसंख्या जहाँ लगभग 6 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 37 करोड़ से भी अधिक हो गई है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आज इसकी स्थिति करीब 64 करोड़ के आसपास की जनसंख्या नगरों में है। इसका अर्थ है स्वतंत्रता के बाद से अब तक नगरों की जनसंख्या में 5 से 6 गुना वृद्धि हो चुकी है। जिस देश में नगरीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि इतनी अधिक हो, वहाँ नगरीय समाजशास्त्र का महत्व का अनुमान लगाना सरलता से नहीं होगा। कुछ समय पहले तक जब भारत में महानगरों की संख्या कम थी, 2011 में लगभग 46 ही ऐसे नगर थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, प्रत्येक नगर की जनसंख्या अधिक मानी गई थी। लेकिन आज स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। आज ये 46 की संख्या लगभग 200 के करीब हो गई है, जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। समाजशास्त्रियों का नगरों के विकास के संदर्भ में जो भावी आवश्यकता के आधार पर रचनात्मक योगदान रहा है, वो ग्रामीण समाजशास्त्र के ज्ञान के द्वारा ही संभव था। हमारे देश में नगरीय जनसंख्या के अंदर होने वाली वृद्धि के साथ नगरीय समस्याओं में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। आज भी ऐसा कोई बड़ा नगर नहीं है जिसका एक बड़ा भाग गंदी बस्ती के रूप में ना हो, झुग्गी झोपड़ी के रूप में सुंदरता पर एक दोष ना हो, और रेलवे लाइनों के द्वारा जो पानी का भराव है, गंदगी है, वो अनेक प्रकार की समस्याओं को पैदा करता है। अनेक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि कच्ची बस्तियां अपराधियों का केंद्र बन जाती हैं। वो गंदगी के ढेर पर रहने वाले इस उपक्रम है जो नए नए अपराधियों को जन्म देती है। रोजगार की तलाश में गांवों से नगरों की ओर आने वाले लोग आर्थिक साधनों के अभाव में इन बस्तियों में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य भी हो जाते हैं, और वहाँ रहते हुए ऐसे माहौल में अपराध में संलग्न हो जाते हैं। और उनकी स्थिति ऐसी बनती है कि ना तो गांव में वापस जाने लायक रहते हैं और ना शहरों के साथ अनुकूलन कर पाते हैं। यह दायित्व नगरीय समाजशास्त्रियों का है कि उन्हें ऐसी कच्ची मलिन बस्तियों का अध्ययन करके एक स्वस्थ जीवन कैसे उत्पन्न होगा, उसके बारे में चर्चा करें। भारत में जैसे जैसे नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है, नगर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र औद्योगिक नगरीय क्षेत्रों के रूप में बदलने लगे हैं। धीरे धीरे नगरीय मनोवृत्ति के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में वे सभी समस्याएं पैदा होने लग गई हैं
जो कहीं ना कहीं नगरीय पर्यावरण का प्रोडक्ट है, उपज है। इन क्षेत्रों की दशा अधिक शोचनीय इस कारण से भी हो गई है कि नगरीय समस्याएं बढ़ने के बाद या सार्वजनिक सेवाओं की समुचित व्यवस्था नहीं रह पाई। नगरीय समाजशास्त्र की सहायता से ऐसे क्षेत्रों का व्यवस्थित अध्ययन करके व्यावहारिक विकास कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है। यह एक सामान्य तथ्य है कि जब तक हम किसी समुदाय की जीवन पद्धति और परिवर्तन से संबंधित प्रक्रियाओं को नहीं समझेंगे, तब तक उस जीवन को स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता। इस क्षेत्र में नगरीय समाजशास्त्र का विशेष योगदान हो सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत जैसे विकासशील देश में नगरों का विस्तार नगरीकरण की प्रक्रिया में होने वाली वृद्धि की एक स्वाभाविक घटना है। गाँवों में जैसे जैसे कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, भविष्य में नगरीय जनसंख्या में भी अधिक वृद्धि की संभावना बनी रहेगी। इस दशा में नगरीय समाजशास्त्र के ज्ञान तथा इसकी अध्ययन पद्धतियों की सहायता से भविष्य में पैदा होने वाली समस्याओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण का यथार्थ विश्लेषण करके ऐसे उपायों को खोज सकता है जिनकी सहायता से नगरीय जीवन को अधिक स्वस्थ बनाया जा सके। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास के अंतिम पड़ाव पर हम हैं कि कुछ छोटे प्रश्न इससे बन सकते हैं, जैसे नगरीय समाजशास्त्र से आप क्या समझ सकते हैं। तो आप इसमें आंसर लिखेंगे कि नगरीय समाजशास्त्र एक ऐसी नगरीयता है, वे ऑफ लाइफ है, जहाँ पर जटिल सामाजिक संबंधों के मध्य, स्वार्थपरक संबंधों के मध्य एक सम विभाजन वाला समूह निवास करता है। नगरीय समाजशास्त्र किस प्रकार नगरीय पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन है, इसको आप महत्व के अंदर ढूंढेंगे। नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बिंदु हम पढ़ चुके हैं, उसको हम समझ सकते हैं। इसके अलावा अर्बन इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी, तो दो बिंदु हमने भी देखे, उनके आधार पर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु समझाइए, इस विषय वस्तु के क्रमशः बिंदु हमारे पास है, उनको आप देख सकते हैं। नगरीय व्याधिकी किस प्रकार नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित है, इसे हमें बताना पड़ेगा कि जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है वो किस रूप में नगरीय समाजशास्त्र से डायरेक्ट कनेक्ट करती हैं। फिर है नगर नियोजन की अवधारणा क्या है, टाउन प्लानिंग। जैसे कोई नया नगर बसेगा तो उसमें पूरा नक्शा बनता है कि खेल का मैदान कैसे होगा, बाजार कैसे होंगे, मकानों की संरचना कैसे होगी, आर्थिक विषमता के रूप में अधिक आय वालों के मकान कैसे होंगे, कम आय वालों के कैसे होंगे, और उसको योजनाबद्ध तरीके से नगर नियोजन अधिकारी जो होता है वो प्लानिंग में इसको संपन्न करता है। नई अवधारणाओं के विकास में नगरीय समाजशास्त्र की क्या भूमिका है, इसमें आप देख सकते हैं कि नई नई समस्याओं के बारे में, इसके महत्व को जानकर हम नगरों के विस्तार के बारे में, आने वाले व्यवहार परिवर्तन के बारे में देख सकते हैं। और भारत में नगरीय समाजशास्त्र के महत्व का संक्षिप्त रूप लिखिए, और इसमें आप बताएंगे कि किस तरह पहले जब देश आज़ाद हुआ तो नगरीय जनसंख्या कम थी, आज बड़े बड़े महानगरों की संख्या लगभग 200 के करीब हो गई है, जब 10 लाख से अधिक लोग निवास कर रहे हैं। तो जब तक हम नगरीय समाजशास्त्र को नहीं समझेंगे तब तक इसके महत्व की विवेचना हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह हमने इस बिंदु के अंदर नगरीय समाजशास्त्र जो है उसकी सारगर्भित विषय सामग्री क्या है उसको देखा और महत्व को देखा। उन्हें रिपीट कर दूं, विषय सामग्री में अर्बन इकोलॉजी, अर्बन मॉर्फोलॉजी, अर्बन साइकोलॉजी, अर्बन क्षेत्र जो है उनमें संस्थाएं, प्रक्रियाएं, पैथोलॉजिकल पार्ट, इनको महत्व दिया गया है। और नगरीय पुनर्निर्माण कैसे होगा इसके बारे में चर्चा की गई। महत्व के रूप में या उदाहरणों के रूप में सहायक है, इसमें समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। नगर नियोजन में सहायक है, शिक्षा प्रशिक्षण संबंधी महत्व दिया गया है, नगरीय पर्यावरण का ज्ञान इससे मिलता है, और नगरीय प्रक्रियाओं के ज्ञान के माध्यम से आधुनिकीकरण में ये सहायक कैसे होता है और इसका बिजनेस में व्यावसायिक महत्व क्या है, इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो पहला बिंदु में यही लिखना होगा कि पीटी गिडिंग्स जो इसके भारत में समाजशास्त्र के प्रथम विभागाध्यक्ष रहे हैं मुंबई में, वो खुद एक नगर नियोजक थे। तो किस प्रकार वो नगर की समस्याओं से दूर हो सकते थे, उन्हीं ने इसको एक नई दिशा और दशा प्रदान की। नगरों के विस्तार के साथ साथ यहाँ जो समस्याओं में वृद्धि हुई है, विशेष करके कच्ची बस्ती, मलिन बस्तियों का विकास हुआ है, उसके संदर्भ को भी हम देख सकते हैं और एक प्रक्रियाओं के रूप में इसका अध्ययन किया जा सकता है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है
यह सामग्री आपके लिए लाभप्रद रहेगी और आप लोग इसका विधिवत अध्ययन करके नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित जो प्रश्न आएगा उसका एक तार्किक उत्तर लिखने में आप सक्षम बन पाएंगे। आपने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।